हमारी चौथी कहानी शुरू होती है उत्तराखंड राज्य आंदोलन और रामपुर तिराहा जो हुआ था। एक घटना हुई थी रामपुर तिराहा। उत्तराखंड राज्य जो बना था सन 2000 में बना, और ये उससे पहले यूपी का एक पार्ट हुआ करता था। और यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट था, उसमें अलग अलग होती पहाड़ों की एक जोग्राफिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन अलग अलग होती है। तो यूपी की जो सरकारें थी वो पहाड़ी एरिया के या हिल को समझ नहीं पाती थी, और हिल एरिया के जो विधायक या एमपीज था उनका बहुत बहुत कम रोल होता था, यानी बहुत कम सीटें थी, तो उनकी वोटिंग से या उनसे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता था। तो इसलिए उत्तराखंड के लोगों को अपने आप को इस तरह से फील होता था कि हमें कोई तवज्जो नहीं दी जाती। क्या था, दूर गांव उत्तराखंड के जो हिल एरिया में उनमें गांव बहुत बहुत दूर होते हैं, हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं होती, पुलिस व्यवस्था कुछ है नहीं। उत्तराखंड के जो पहाड़ी एरिया है दुनिया का अकेला ऐसी जगह है जहाँ पे पटवारी के पास आपके पुलिस राइट्स भी होते हैं। और उत्तराखंड के तो इस तरह से वहाँ पे कॉलेजेस, एजुकेशन, इन चीज़ों में वो था। तो लोगों को लगता था कि लखनऊ में जो पॉलिसीज बनती हैं वो पहाड़ों के हिसाब से कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम प्लेन एरिया है, पहाड़ों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो उन चीज़ों को हमेशा वैल्यू दी ही नहीं जाती थी। तो 1994 में उत्तराखंड आंदोलन की स्टार्ट हुई, लेकिन ये मांग तब की नहीं है। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई, और एक ये राजनीतिक, अब तो एक राजनीतिक दल के रूप में ले लिया है, लेकिन तब इन्होंने बेसिकली जो उत्तराखंड दल की स्थापना थी उत्तराखंड अलग राज्य की मांग के लिए की थी। इस आंदोलन में मुख्य भूमिका इतने पुरुषों की भूमिका को नहीं किया जाता, लेकिन इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत रही। महिलाओं ने अपने जंगल, पानी, शराबबंदी, बहुत सारी चीज़ों, रोजगार और इनको मांग को हर घर घर तक पहुंचाने में महिलाओं का बड़ा मुख्य योगदान था। अब समझते हैं कि 1994 में ये आंदोलन तेज क्यों हुआ। उससे पहले भी आंदोलन की बातें होती थी। 1994 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और समाजवादी और बहुजन समाजवाद पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। तो इन्होंने एक वो करा, 27% जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण हो गया। तो उससे क्या हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड में बहुत कम है, पहाड़ी एरिया में बहुत कम है, और वहाँ पे SC ST की भी अगर हम देखें तो उतनी पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन इससे क्या हुआ कि एक लोगों में अनरेस्ट पैदा होने लगे सरकार के लिए। ये आंदोलन, अब हम इसको इस तरह से भी नहीं समझते कि ये आंदोलन रिजर्वेशन के अगेंस्ट था, लेकिन क्या था कि उत्तराखंड की परिस्थितियां ऐसी थी कि इस रिजर्वेशन से डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या हुआ। और मैं डायरेक्टली इस पर बोलने में बोल था, उस समय क्या हुआ कि 94 में हम लोग, मैं भी शायद 12वीं में कर रहा था, तो आज भी हम 94 के इस OBC का इम्पैक्ट देखेंगे तो उत्तराखंड में मैक्सिमम जगह जो सरकारी नौकरी वो केवल यादवों को मिलनी शुरू हो गई। और आज भी आप देखोगे तो वहाँ पर कई कई एम्प्लॉई यादव है। तो जो मुलायम सिंह यादव ने अपने केवल एक OBC के उसमें अपने पर्टिकुलर कास्ट को, यादवों को वहाँ पे रोजगार देना, और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया। तो एक के 30 लोगों में हुई, और इसका जन्म होने लगा कि अब हमें यूपी की इस तरह के तानाशाही जैसे इस तरह के लोग जो केवल मुस्लिम और यादव की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं करना, और जो इस तरह का प्रश्न लोगों के उठने लगा। तो ये धीरे 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 आंदोलन तेज होने लगा। 1 सितंबर 1994 में क्या हुआ कि खटीमा में एक एजिटेशन हुआ। तो लोगों ने इस राज्य के आंदोलन के लिए बात वो करी, तो इसमें पुलिस ने गोलीबारी करी, बहुत सारे लोग इसमें हो गए, 5 या 6 लोग कुछ मरे। फिर 2 सितंबर को सेम ऐसी मसूरी में हुआ, और मसूरी में भी कुछ लोगों को हुआ। ऐसी एक श्रीनगर में एक छोटा सा टापू है, उसमें कुछ वो बैठे हुए थे आंदोलनकारी, उन पे हुआ तो कई लोग डूब के मर गए। तो यहाँ से इस तरह की घटनाओं से, सरकार के इस तरह के रवैये से कि शांतिपूर्वक आंदोलनों को दबाने के लिए कोशिश से पर्वतीय पूरा हिल एरिया में एक आक्रोश पैदा हो गया। तो फिर क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1994 को, जब तब भी मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री थे, और उनकी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 1993 से जो मिलकर सरकार चल रही थी, और तो सारी चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आर्म कंट्री, सारे के सारे PSC वगैरह सारे के सारे
स्टेट के आते हैं, वो इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो क्या हुआ कि एक आंदोलन किया गया। तो अगर हम बात करते हैं कि रामपुर तिराहा की, तो वहाँ पे जो भी अगर जो लोग थे, जो जो वहाँ पे गिरफ्तारियां की गई या जो वहाँ पे रास्ता रोका गया, तो उससे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की आती हैं। और अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। अब अलग राज्य बनाने के लिए अगर हम बात करें तो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अलग अलग वो, यानी कि जिस राज्य का हिस्सा अलग होना है उसके विधानसभा में पास होगा प्रस्ताव, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पास को वो करेगी। तो उत्तराखंड के लोगों को लगा कि हिल एरिया के जो उस टाइम के होते हैं उनको लगा कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी अपना प्रेशर बनाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने दिल्ली में एक रैली करने की वो करी कि 2 अक्टूबर के बाद उत्तराखंड के लोग यानी 1 अक्टूबर को शाम को 2 अक्टूबर को दिल्ली में आंदोलन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी बात बताएंगे। तो 1 अक्टूबर को शाम को बहुत सारे आंदोलनकारी अलग अलग बसों में बैठ के उत्तराखंड से दिल्ली के लिए चले। इसमें छात्र भी थे, कर्मचारी भी थे, बहुत सारे पूर्व सैनिक थे, आर्मी को थे। करीबन 300 के आसपास की जो बसें हरिद्वार और मुजफ्फरनगर के रास्ते दिल्ली जा रही थी, 300 के आसपास बसें थी। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने नारसन करके एक जगह है यूपी में और मुजफ्फरनगर तिराहा के पास रास्ता रोक दिया। और रास्ता रोकने के लिए क्या किया गया कि ट्रकों को लगा दिया गया रोड पे। और अब नारसन में जब इनकी गाड़ियों की इन्होंने तलाशियां स्टार्ट कर दी तो उसमें कोई भी हथियार वगैरह कोई आपत्तिजनक चीज़ मिली ही नहीं कि इन्होंने इस लगे कि जी हम तो चेकिंग कर रहे, तुम हथियार लेके जा रहे हो वहाँ, ये करने जा रहे हो, तो उससे। और वहीं पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर दिया। अब पुलिस की ओर से पहले पुलिस ने इस पे पथराव किया, पुलिस की तरफ से इस पे हुआ। और आंदोलनकारियों का जो कहना है कि उसमें बिना उचित कारण बताए उनको दिल्ली जाने से रोका गया और उन पे बल प्रयोग किया गया। तो नारसन से थोड़े आगे चलते चलते ये लोग रामपुर तिराहा जो मुजफ्फरनगर के पास एक को है, हरिद्वार के लिए कट जाता है, एक इधर जाता है, तो वहाँ पे इनको रात को 11 बजे तक रोका गया। अब जब 11 बजे तक रोका गया तो फिर उसके बाद सरकार की तरफ से लाठीचार्ज और आंसू गैस और फिर उसके बाद गोलियां चलाई गई, क्योंकि जो उत्तराखंड के जो लोग हैं बड़े शांतिप्रिय लोग होते हैं, बड़े वैसे होते हैं, उनके पास किसी के पास हथियार भी नहीं था। लेकिन तब भी इन्होंने वो किया रात के 11 बजे। अब जो रिकॉर्ड है अलग अलग रिकॉर्ड में अलग अलग लोगों की मौतों की अलग अलग वो है। तो इसमें करीबन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है कि 6 आंदोलनकारियों की मौत हुई। और लेकिन जो लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग हुए, उसमें से कुछ लोग गायब हुए जिनके नाम ऑफिशियली हैं। उनमें है रविंद्र रावत, गिरीश भद्री, राजेश लखेड़ा, सत्येंद्र चौहान, सूर्य प्रकाश और राकेश नेगी जैसे नाम है जो जिनके बारे में ऑफिशियल है। अगर हम जुडिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो राइफल, स्टेनगन से कई राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस रिकॉर्ड, जर्नल डायरी और वकील लॉगबुक में कथित छेड़छाड़ के प्रश्न भी जांच के दौरान सामने आए। अब रामपुर तिराहा का सबसे दर्दनाक अध्याय महिलाओं के साथ हुए अपराध थे। क्या हुआ था कि बहुत सारी लेडीजों के साथ बलात्कार, बहुत सी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, बहुत सारी यानी उनको बहुत टाइम तक उनका मानसिक ट्रॉमा में रहे। महिला आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया था अंधेरे में अफरा तफरी के बीच के स्पेशली पुलिस और पीएससी कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता, लूटपाट, यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध किए। जो हम बात करें तो वहाँ के जो आंदोलनकारी महिलाएं थी उन्होंने जो बताया, जो उन्होंने आरोप लगाए, इन आरोपों के बाद केवल आंदोलन की अफवाह न मानकर समाप्त नहीं किया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आए मटेरियल में गंभीर ह्यूमन राइट वायलेशन की पहले प्रथम देश में प्रमाणों का उल्लेख हुआ कि ये चीज़ें नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एंड सीबीआई और अगर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गोली चलाना, महिलाओं से छेड़छाड़ या बलात्कार करना किसी सरकारी कर्मचारी की ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकता। तो जो पुलिस ने या पीएससी ने जो किया, दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको बहुत सीरियसली इस पर कमेंट किए और इस घटना का उल्लेख करते समय पीड़ित महिलाओं की प्राइवेसी और डिग्निटी का सम्मान आवश्यक था। तो उनका दर्द किसी
हम किसी पॉडकास्ट में वो सेंसिटाइज स्टोरी नहीं बनाना चाहते, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरह के मुलायम सिंह सरकार ने जो कराया वो बहुत ही गलत और हीनियस क्राइम थे। अब उसके बाद सीबीआई जांच और अदालत की बात करते हैं। ये तो एक स्टोरीज थी कि लोगों ने ये कहा। अब उसके बाद इसके 7 अक्टूबर 1994 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में आंदोलनकारियों के विरुद्ध दर्ज हुए कुछ आर्म्स रिकवरी केसेस को फैब्रिकेटेड मिले। जो सीबीआई की जांच हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें जो आंदोलनकारी थे उन पे केस फैब्रिकेटेड मिले कि जिन्होंने आर्म्स रखे हुए थे, ये था ये रिकॉर्ड बदलने और जो एक्चुअल जो घटनाएं थी उनको छिपाने के आरोप भी आए कि इन्होंने उन चीज़ों को छुपाया। लेकिन न्याय मिलने में अभी भी बहुत समय लग गया। मार्च 2024 में, यानी 1994 की घटना है, 2024 में सीबीआई अदालत ने महिलाओं से संबंधित मामले में 2 रिटायर्ड पीएससी पर्सनल को दोषी दिया और लाइफ इम्प्रिजमेंट किया, यानी 30 साल लग गए एक सीबीआई के अदालत को भी इस तरह के क्रिमिनल केसेस के वो करने में। उसके बाद जुलाई 2026 में सीबीआई की एक स्पेशल उसने फेम आर्म रिकवरी से जुड़े मामले में 3 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया, 1.5 वर्ष की कारावास और जुर्माने की सजा दी, जो बहुत कम है। 1.5 साल की सजा हम कोर्ट ने किसी उस पर किया होगा, लेकिन अगर हम अपने भावनाओं को समझे, मैं उत्तराखंड के होते हो तो ये सजा। दोषी व्यक्तियों को कानून के अनुसार उच्च अदालत ने अपील करने का भी अधिकार है। वो अब आगे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन पीड़ित परिवारों का सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या 30 वर्ष बाद भी जो हमें न्याय मिला है या नहीं, और इसे न्याय कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता। अब आप बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के। रामपुर त्रिहा कांड के बाद उत्तराखंड आंदोलन बहुत कमजोर नहीं हुआ, बल्कि आंदोलन और व्यापक हो गया, बहुत बड़ा। गाँव, कस्बों, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, दिल्ली सहित पूरे रीजन में इसका वो हुआ। और अलग राज्य की मांग को एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन का प्रश्न ही नहीं है। ये आइडेंटिटी, डिग्निटी और जस्टिस का प्रश्न बन गई। यानी तब तक लोग ये सोचते थे कि ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन की बात है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन थी नहीं, ये लोगों की, पहाड़ी लोगों की अपनी आइडेंटिटी थी, जो जिसको कि इस तरह की सरकारें उनके आइडेंटिटी को, उनको डिग्निटी और उनको कहीं जस्टिस। यानी हम लोग भी वह तो 8-8, 7-7 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। इतने लंबे लंबे वो था, किसी टाइप की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, तो कम्प्लीटली इग्नोरेंस मोड में रखा जाता था। तो ये अपनी आइडेंटिटी को बचाने की भी एक लड़ाई थी। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इसमें, और यूपी में भी वो थी, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट 2000 पार किया। और इससे दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, तो मैं बीजेपी के इतनी पक्ष की बात तो नहीं करता, लेकिन दोनों जगह बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। राज्य निर्माण जब हुआ तो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता थे, लेकिन 28 अक्टूबर 2000 को राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 9 नवंबर 2000 को नए राज्य के वास्तविक गठन को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। जब उस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नए राज्य का प्रारंभिक नाम उत्तरांचल था और 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। अब एक चीज़ को समझते हैं कि क्या उत्तराखंड के बनने के 25 साल से हम ज़्यादा हो चुके हैं, तो रोड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, टूरिज्म, कम्युनिकेशन और यूनिवर्सल एक्सेस में प्रगति हुई, ये नहीं है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इस आंदोलन के आज भी मूल प्रश्न, आज कई चीज़ वैसी बनी हुई हैं, जैसे पहाड़ के से आज भी माइग्रेशन जारी है कि हम लोगों ने अपना राज्य तो ले लिया, लेकिन 87% 87 हिस्सा पहाड़ी होते हुए भी माइग्रेशन आज भी जारी है। और बहुत सारे लोग आज भी प्लेन की तरफ, कई हजारों गांव आज भी गोस्ट विलेजेस की तरह हैं। आज भी हेल्थ सब वो नहीं है। आज भी केवल, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य को कई राज्यों के लोग हुड़दंगियों की तरह ही यूज़ करते हैं, हुड़दंगी पहुंच जाते हैं। स्थानीय जो रोजगार है वो प्राप्त, उसमें कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। आज भी वहाँ के आम जनता या तो होटल इंडस्ट्रीज में चली जाती है, या आर्मी में है, या टीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं आज के टोटल पॉडकास्ट की। तो हमने 4 चीज़ों पर बात की। हमने बात करी कि आपको संविधान से क्या अधिकार मिले हुए हैं, तो हम अधिकार की बात करते हैं।
तो हम ड्यूटीज़ की भी बात करते हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज़ भी पता चलनी होनी चाहिए कि हम राष्ट्र निर्माण में क्या भागीदारी कर सकते हैं। दूसरा, हमने राष्ट्र बनने में, भारत को बनाने में किस तरह का विभाजन को किस तरह से अंग्रेज़ों ने किस उससे बनाया, हमने वो डिस्कस किया, हमारा देश कैसे बना भारत। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक व्यवसाय कितना बड़ा रोल प्ले करता है देश के निर्माण में। तो हम व्यवसायों को केवल गाली न देते रहे, क्योंकि पीछे बहुत सारी मूवीज़, जो एक इरा था मूवीज़ का, उनमें केवल बिजनेसमैन को एक विलन के रूप में दिखाया गया कि बिजनेसमैन केवल देश का लोगों पर अन्याय करता है, केवल अपना प्रॉफिट बनाता है। कभी किसी एक बिजनेसमैन की एक्चुअल स्टोरी को समझना तो एक वो है कि केवल मूवीज़ में आप उसको विलन बना के, आज हम एक दौर देखेंगे तो उस दौर में केवल बिजनेसमैन को एक विलन ही दिखा गया, हमेशा बिजनेसमैन। तो हम उससे भी बाहर निकलने की बात करते हैं। तो राष्ट्र निर्माण में एक बिजनेस का बड़ा रोल है। और हम उत्तराखंड की 1994 की ये घटना रामपुर तिराहा, तो सरकार की निरंकुशता कि किस तरह से कुछ लोग केवल अपने वोट बैंक या अपनी जिनकी ज़्यादा वो नहीं है, वोट के वो नहीं है, उनको किस तरह से दबाने की कोशिश की जा सकती है या अपने आप को वो करने के लिए। तो उस सरकार की निरंकुशता, तो एक राष्ट्र निर्माण, हम इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आगे भी इस तरह के पॉडकास्ट लेते आएंगे जिसमें हम देश की समस्याएं, बिजनेस हाउसेस के या बिजनेस के देश के निर्माण में क्या योगदान है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या चीज़ें, हम इसमें बनाते रहेंगे। धन्यवाद।